हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 9 मई 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे बायोलॉजी का एक क्वेश्चन पूछा था और ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है। एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है, स्टेट पीसीएस तक में भी इवन ये पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन चलिए डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपसे ये पूछा था कि हमारी बॉडी में ये कौन सी ग्लैंड है, मतलब कौन सी एक ग्रंथि है जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करती है। तो इसका सही आंसर है पैंक्रियास, जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्न्याशय। अब आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है। देखिए, एक्सोक्राइन ऐसी ग्लैंड होती हैं जो कि ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करती हैं जो कि एक डक्ट के अंदर जाकर जमा हो जाते हैं। नहीं समझे? मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, एक ऐसी ग्रंथि हमारी बॉडी में जो कि कोई ऐसा तरल पदार्थ रिलीज करे जो कि उसी के अंदर मौजूद डक्ट में ही मौजूद रहे। डक्ट का मतलब एक बर्तन टाइप का आप मान लीजिए, जो भी तरल पदार्थ इससे निकलेगा वो इसी के अंदर ही मौजूद रहेगा, बाहर नहीं आएगा। ओके, बेसिकली ये होते क्या है, ये एंजाइम्स होते हैं। बायोलॉजिकल भाषा में इनको एंजाइम्स बोलते हैं, इन तरल पदार्थों को। और इन्हीं तरल पदार्थों की वजह से पूरा डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है। अब दूसरी तरफ एंडोक्राइन का मतलब क्या है? एंडोक्राइन का मतलब यह है कि ऐसी ग्रंथियां जो कि तरल पदार्थ रिलीज तो करते हैं लेकिन ये डक्ट में मौजूद नहीं रहते हैं, ये हमारे ब्लड में जाकर मिल जाते हैं। तो ऐसी ग्रंथियों को एंडोक्राइन बोला जाता है। बात आ गई समझ? यहां पर एंडो का मतलब है इनर, इनर वर्जन, ठीक है। तो इनर वर्जन का मतलब जो कि सीधे जाकर ब्लड में मिल जा रही है, और एक्सो का मतलब जो कि बाहर ही रहते हैं, जिनके एंजाइम्स बाहर रहते हैं, मतलब डक्ट में रहते हैं। तो समझते हैं कि जो पैंक्रियाज है ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह कैसे कार्य करती है। तो इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि हमें पता है, पैंक्रियाज हमारे कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से एंजाइम हैं? एक तो हो गया आपका लाइफेज, ठीक है। उसी तरीके से एक दूसरा हो गया एमाइलेज। ओके, ये ऐसे एंजाइम हैं जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। लेकिन ये जमा कहाँ पर होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ये जमा होते हैं पैंक्रियाज। ये आपको रेड येलो वाली दिखाई दे रही है। तो मान लीजिए पैंक्रियास ने लाइफेज और एमाइलेज को रिलीज किया, तो ये यहाँ पर मौजूद जो डक्ट है उसी में जाकर ये इकट्ठा हो जाते हैं और हमारा फूड यहाँ पर आता है तो उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डक्ट में जमा हो रहा है ना। तो डक्ट में मैंने आपको बताया था, इसका मतलब ये एक्सोक्राइन की तरह यहाँ पर काम कर रही है। अब कुछ ऐसे एंजाइम भी पैंक्रियास रिलीज करती है जो कि जाकर ब्लड में मिल जाते हैं। ऐसे एंजाइम्स कौन कौन से हैं? तो आपने सुना होगा इंसुलिन, मैंने आपको पढ़ाया भी है यूट्यूब पर भी, एग्जाम इंजन पर भी। इंसुलिन हो गया, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड से जाकर मिलता है और ब्लड में मौजूद जो शुगर है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इंसुलिन एक तरीके का ऐसा एंजाइम है जो कि ब्लड में जाकर मिल रहा है। तो इन दिस केस ये एंडोक्राइन की तरह काम कर रही है। उम्मीद करता हूं आप सभी समझ गए होंगे कि क्यों पैंक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि है जो कि एक्सो और एंडोक्राइन दोनों की तरह कार्य करती है। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। और आप सभी वो स्टूडेंट जो कि स्टैटिक जीके में कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं, तो आप मेरी ये किताब आज ही अमेजोन से ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हो। इस किताब को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में लॉन्च किया हुआ है और ये किताब हर एक एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, निश्चिंत होकर आप इस किताब को मंगा सकते हैं। इस किताब में मैंने स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक टेबल के फॉर्मेट में कवर किए हैं। इतना ही नहीं, पहले टॉपिक कवर है, उसके बाद उन टॉपिक से बनने वाले जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं वो सब भी मैंने यहाँ पर टीसीएस पैटर्न पर आधारित इस किताब में ही मेंशन किए हुए हैं। पहले इसमें 1800 से ज्यादा टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आ रहे थे, अब ये करीब 2100 से ज्यादा हो चुके हैं। इसमें करीब करीब 300 क्वेश्चन और मैंने बढ़ा दिए हैं। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं वो भी अब इसमें देख सकते हैं। आप जो क्यूआर कोड स्कैन कर रहे थे उसमें 300 आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अब मिल रहे होंगे, एक बार वहां पर चेक करिएगा। ऐसी किताब आपको अभी तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जो भी स्टैटिक जीके की बुक्स आपको मिल रही हैं उसमें केवल टॉपिक हैं, वो भी थ्योरी फॉर्म में। लेकिन यहां पर मैंने टेबुलर फॉर्मेट में इसीलिए दिया है कि एक बार में पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा। और इस किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप इसे वहीं से ऑर्डर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर। टाटा स्टील स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने हाइजेंको नाम की एक कंपनी के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इस पैक्ट के तहत ये कौन से राज्य में
ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करेंगे। तो टाटा ने हाइजेनको के साथ ये प्रोजेक्ट साइन किया है और इसके अंतर्गत ये उड़ीसा राज्य के अंदर एक ऐसा प्लांट स्थापित करेंगे जहां पर ग्रीन अमोनिया बनाई जाएगी और ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाएगा। हाइड्रोजन का तो यूसेज आपको पता ही है, इसको फ्यूचर फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। आने वाले समय में जैसे अभी सीएनजी से गाड़ियां चल रही हैं, उसी तरीके से आने वाले समय में आप देखोगे हाइड्रोजन से भी गाड़ियां चल रही होंगी। इवन दिल्ली के अंदर तो हाइड्रोजन से चलने वाली बसेस लॉन्च भी कर दी गई हैं। अमोनिया के क्या यूज होते हैं? अमोनिया का यूज हमारी खेती में खाद बनाने के लिए किया जाता है। जितनी बेहतर अमोनिया होगी उतनी ज्यादा अच्छी खेती होगी। तो यहाँ पर यह फैसला लिया गया है, जो हाइजेनको नाम की जो कंपनी है, ये उड़ीसा के अंदर एक प्रॉपर जमीन लेंगी और उस लैंड के ऊपर इस प्रोजेक्ट को स्थापित करने में टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड इनकी मदद करेंगे। बाकी उड़ीसा के अंदर मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं इस टाइम पे रघुवर दास। कौन है? रघुवर दास। एक प्रीडेटर ड्रोन लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है MQ-9B। क्या नाम है इस ड्रोन का? MQ-9B। और इसको बनाने के लिए एक अमेरिकी कंपनी है जिसका नाम है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल लिमिटेड। इन्होंने इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की मदद करी है और इस कंपनी की मदद से गोरखपुर स्टेशन और सरसावा एयरबेस, जो कि दोनों ही उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, वहां पर इस ड्रोन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। अब इस ड्रोन की खास बात क्या है? पहली चीज तो यह कि इसके दो वेरिएंट हैं। एक तो इसका स्काई वेरिएंट है और दूसरा है इसका सी वेरिएंट। ये एक तरीके से टोही ड्रोन है, मतलब कहने का सर्विलांस ड्रोन है, दुश्मन के ठिकानों पर नजर रखने के लिए बनाया गया है। स्काई ड्रोन का मतलब यह है, जो इसका स्काई वेरिएंट है वो लैंड के ऊपर काम करेगा और जो सी वेरिएंट है वो समुद्र के ऊपर दुश्मन के ठिकानों का पता रखने में काम करेगा। अब इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। ये जमीन से 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जो कि अपने आप में काफी स्मार्ट है। और साथ में ये एक बार में 3,000 किलोमीटर तक जाके दुश्मन के ठिकानों का पता लगा सकता है। इसकी जो क्षमता है एक बार में फ्लाई करने की, वो 36 घंटे तक की क्षमता है। मतलब ये करीब करीब 1.5 दिन तक फ्लाई कर सकता है बिना रुके, नॉन स्टॉप। तो इसको इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों में इंड्यूस किया जाएगा इसी साल। ये ड्रोन पूरे तरीके से तैयार है। स्पेशली इंडियन आर्मी ने जो इसके लिए रिक्वायरमेंट डाली थी, वो चाइना से लगे हुए बॉर्डर्स के लिए ही डाली थी। तो चाइना वाला जो हमारा फ्रंट है वहां पर ये ड्रोन्स काम करेंगे। वर्ल्ड अस्थमा डे कौन से दिन मनाया जाता है? ये दिवस हर वर्ष मई के महीने में पहले ट्यूसडे को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मई के माह में जो पहला मंगलवार पड़ता है। तो इस बार ये मंगलवार पड़ा है 7 तारीख को, 7 मई को ये दिवस मनाया गया। और ये दिवस मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि अस्थमा के बारे में लोगों को अवेयरनेस हो। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर जिसमें अस्थमा के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो उसे डस्ट से बचना चाहिए, धुएं से बचना चाहिए, इस तरीके की चीजों से बचना चाहिए। इस बार की जो इसकी थीम रही है वो रही है अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च किया गया है? तो ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स लाइफ इंश्योरेंस। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स एक ऐसी कंपनी है आईसीआईसीआई बैंक की जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। इन्होंने एक नया ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च किया है जिसके अंदर कस्टमर इनके सारे प्रोडक्ट में जिसमें भी चाहे एक बार में स्विच कर सकता है। नहीं समझ आया? समझाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपने आईसीआईसीआई में अपनी एक एफडी खोली। ये एफडी आपने 1 लाख रुपए की कराई थी। आज की डेट में मान लीजिए ये एफडी मैच्योर हो गई, आपको 1,20,000 रुपए मिल गए। अब आप चाहते हैं कि आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो आपको इस केस में प्रोसेसिंग फी देनी होती थी। तो इस प्लान के अंतर्गत आपको प्रोसेसिंग फी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एफडी वाले प्लान से सीधे म्यूचुअल फंड वाले प्लान पे शिफ्ट कर जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड से जो आपको पैसे की कमाई हुई है उससे आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लें, तो उस केस में भी आपको कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं देनी होगी। ध्यान रहे, आप इस तरीके की कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या बैंकिंग सर्विसेज को जब अवेल करते हैं तो वहां पर एक प्रोसेसिंग फी लगती है। कुछ अमाउंट लगता है, कहीं पर 2%, कहीं पर 5%, वो आपको देना होता है। तो यहाँ पर इसीलिए इसका नाम रखा गया है यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब इनके सारे जो प्रोडक्ट हैं वो आपस में लिंक्ड है, उसके लिए आपको अलग से पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की स्थापना साल 2000 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं अनूप बागची। क्या नाम है?
अनूप बख्शी। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनको कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया जानती है, आई एम वेरी श्योर। इनका नाम है बर्नार्ड हिल। 79 की एज में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे, और इनको लोग इसलिए जानते हैं, टाइटैनिक मूवी, लीजेंडरी मूवी, ठीक है, टाइटैनिक मूवी में इन्होंने उस शिप के, टाइटैनिक शिप के कैप्टन का रोल निभाया था। तो 79 की एज में इनका निधन हो गया। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में बताता हूँ। दुनिया में ये इकलौते ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ 2 मूवीज में काम किया है। एक तो इन्होंने टाइटैनिक में काम किया, जो कि ऑस्कर विनिंग मूवी है, और दूसरी इन्होंने एक मूवी में काम किया है जिसका नाम है द लॉर्ड ऑफ द रिंग। क्या नाम है? द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। और इस मूवी ने, आपको पता है, 17 अकेडमी अवार्ड जीते हैं। तो ये इकलौते ऐसे पूरे दुनिया में एक्टर हैं जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ 2 मूवीज में काम किया है, और उन्होंने मल्टीपल अकेडमी अवार्ड्स जीते हैं। मतलब ब्लॉकबस्टर ही नहीं, एक माइलस्टोन के रूप में रही हैं वो मूवीज। और इनका जो करियर है, ये 50 सालों का रहा है। अब आप सोचोगे 50 सालों में केवल 2 ही मूवी करी है? नहीं, 50 सालों में इन दोनों हॉलीवुड मूवीज के अलावा इन्होंने टेलीविजन्स में काम किया हुआ है। हाल ही में भारत और घाना के बीच में ज्वाइंट ट्रेड कमेटी की चौथी मीटिंग का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका जो चौथा सत्र है, इसका आयोजन घाना की कैपिटल अक्र में किया गया। अब इसका मेन उद्देश्य है कि भारत और घाना के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनको बेहतर बनाना। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि घाना एक और ऐसा देश बन गया है जो भारत का एनपीसीआई अब यूज करेगा। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की टेक्नोलॉजी को यूज करेगा। जैसे कि एनपीसीआई की ही मदद से आज की डेट में हमारे कंट्री में जितने भी पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं वो सब हम यूज कर पा रहे हैं। जैसे कि गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, भारत पे हो गया, इन सभी को आप यूज कर रहे हो एनपीसीआई की गाइडलाइन के अंतर्गत। इवन हर गाड़ी में जो फास्टैग लगा हुआ है वो भी एनपीसीआई के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। तो घाना एक ऐसा देश होगा जो कि फाइनेंस के क्षेत्र में पूरे हमारे एनपीसीआई का सपोर्ट लेगा, और जाहिर सी बात है इससे हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। और घाना की कैपिटल क्या है? अक्र। और यहाँ के प्रेसिडेंट है नाना अकुफो। क्या नाम है? नाना अकुफो। ये कौन सा हमारा मंत्रालय है जिसके द्वारा कूल समर्स ऑफ इंडिया नाम का कैंपेन लॉन्च किया गया है? तो इसको पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। और कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन भारत सरकार ने इसलिए लॉन्च किया है कि भारत सरकार ये चाहती है कि दुनिया भर में ये मैसेज जाए कि भारत एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि 365 दिन अपने किसी ना किसी डेस्टिनेशन के लिए जाना जाता है। चाहे वो ठंड का मौसम हो, चाहे वो गर्मियों का मौसम हो। जैसे कि गर्मियों के मौसम में उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, ये वो पर्टिकुलर प्लेसेस हैं जहां पर लोग गर्मियों में जाना पसंद करते हैं। केरला हो गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठंड में तो दुनिया में हर एक जगह पर लोग जाना पसंद करते हैं, बट गर्मियों के मौसम में जाने वाले कुछ ही ऐसे कंट्रीज हैं। जैसे कि गर्मियों में मिडिल ईस्ट वाले रीजन्स में कोई नहीं जाना चाहता है, बट भारत एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि 365 डेज वर्किंग है। तो ये अपने आप में पर्यटन को सपोर्ट करने के लिए, उसे बूस्ट करने के लिए कूल समर्स ऑफ इंडिया नाम का कैंपेन लॉन्च किया गया है। और आपको बता दूं, 6 मई से 9 मई तक दुबई में अरेबियन ट्रैवल मॉट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी अरेबियन सी के आसपास के जो कंट्रीज हैं वहां पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। तो इसमें भारत पार्ट ले रहा है, और इसका सीधा फायदा भारत के पर्यटन को भी देखने को मिलेगा। और आज के दिन अरेबियन ट्रैवल मार्ट का यहाँ पर कंक्लूजन होने जा रहा है। मतलब 9 मई का दिन है, आज के दिन ये समाप्त हो जाएगा। 2024 का पुलित्जर प्राइज इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कैटेगरी में किसको दिया गया है? तो देखिए, पुलित्जर प्राइज जो है वो बहुत सारी कैटेगरीज में दिया जाता है। इसकी जो कंप्लीट लिस्ट है वो मैंने पीडीएफ में दे दी है, तो एक बार आप पीडीएफ जरूर देख लीजिएगा आज की, जो कि टेलीग्राम पर मैंने शेयर करी हुई है। फिलहाल बात करते हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कैटेगरी के अंदर पुलित्जर प्राइज 2024 से सम्मानित किए गए हैं हैना ड्रेयर। कौन है? हैना ड्रेयर। और हैना ड्रेयर जो है ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर काम करते हैं। तो इन्होंने जिस तरीके से पिछले सत्र में इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग करी हुई है उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। पुलित्जर प्राइज जो है ये अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, और इस प्राइज की स्थापना, मतलब इस अवार्ड की स्थापना साल 1904 में जोसेफ पुलित्जर के द्वारा करी गई थी। जोसेफ पुलित्जर ने अपना एक न्यूज़पेपर चैनल स्टार्ट किया था, ठीक है, उसके ऑनर थे। लेकिन पहली बार पुलित्जर प्राइज 1917 में दिया गया था।
और इसके साथ जो प्राइज मनी है वो कितनी दी जाती है? तो ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। इसके साथ $15,000 कैश प्राइस के रूप में दिया जाता है। बाकी कई सारे और भी लोग हैं जिनको पुलित्जर प्राइज अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है, तो उसके लिए आप पीडीएफ एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ये कितने ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जिनको भारत सरकार की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा सीबीआई में जॉइंट डायरेक्टर के रूप में प्रमोट किया गया है? तो हाल ही में टोटल ऐसे 5 आईपीएस अधिकारी हैं जिनको सीबीआई में जॉइंट डायरेक्टर के लिए प्रमोट किया गया है। ये कौन कौन से अधिकारी हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक तो है, इनका नाम है विजेंद्र बिद्री, ठीक है। और दूसरे जो हैं ये हैं शारदा राउत। और तीसरे जो अधिकारी हैं ये हैं एस वी प्रभु। चौथे अधिकारी जो हैं इनका नाम है राजीव रंजन, ठीक है। और पांचवें अधिकारी और आखिरी हैं, इनका नाम है सुमेध द्विवेदी। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो पांचों अधिकारी हैं ये 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अब इसमें जो इनके कैडर्स हैं वो अलग अलग हैं। दो इसमें से महाराष्ट्र कैडर के हैं, एक तो शारदा राउत है महाराष्ट्र कैडर की, और दूसरे हैं इसमें एसवी प्रभु, ठीक है। ये दोनों महाराष्ट्र के हैं। एक इसमें सिक्किम कैडर के हैं, एक तमिलनाडु के हैं, और एक हिमाचल कैडर के हैं। तो बाकी इनकी भी लिस्ट मैंने प्रॉपर पीडीएफ में एक बार दे दी है। सीबीआई की स्थापना 1963 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली, और इस टाइम पे सीबीआई के डायरेक्टर है हमारे प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद। हाल ही में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा भारत में नए राजदूत के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो चाइना की तरफ से भारत में नए राजदूत के रूप में अपॉइंट किए गए हैं जू फेईहोंग। क्या नाम है? जू फेईहोंग। अब से ये नए राजदूत होंगे, और इन्होंने जिनकी जगह ली है इनका नाम है सन वेदोंग। वैसे आपको बता दूं, सन वेदोंग जो है ये 2022 के आखिर में ही रिटायर हो गए थे। तो 2022 का लास्ट से लेकर 2024 मई तक अभी तक ये पोस्ट खाली थी। मतलब चाइना की तरफ से कोई भी एम्बेसडर के रूप में यहाँ पर अपॉइंट नहीं किया गया था। इतना डिले करने का कोई भी रीजन नहीं था, चाइनीज गवर्नमेंट ने इसको भी क्लियर नहीं किया है, और अब अचानक से इन्होंने यहाँ पर ये क्लियरिफिकेशन किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि जू फेईहोंग जो हैं ये बहुत जल्द भारत आएंगे और अपना पद संभालेंगे एम्बेसी में। और ध्यान रखिए, इस तरीके के जो बड़े कंट्रीज हैं या फिर ऐसे कंट्रीज जिनसे भारत के ट्रेड रिलेशन है या फिर टेंशन वाले सिचुएशंस रहते हैं, इनके एम्बेसडर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जानना। तो आप इनका नाम ना भूलें, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखने को आपको मिल सकता है। जू फेईहोंग नाम इनका ध्यान रखिएगा। और इससे पहले ये अफगानिस्तान में कार्यरत रह चुके हैं। बाकी सन वेदोंग की बात करें तो ये जब भारत में आए थे तो उससे पहले ये पाकिस्तान में काम कर चुके थे। ये कौन सी फिनटेक कंपनी है जिसके द्वारा सीसेम नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? सीसेम एक लीगल एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर। तो इसको लॉन्च करने वाली कंपनी का नाम है सेतु। अब देखिए, सीसेम का मतलब क्या है, ये इन्होंने इस प्रोग्राम का नाम रखा है। सीसेम का मतलब होता है सीड, मतलब किसी भी चीज की शुरुआत करी जा रही है बेसिक से। तो इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसका नाम सीसेम रखा है। ये एआई प्रोग्राम भारत के अंदर कस्टमर्स को ट्रेन करने का काम करेगा और उन्हें बताने का काम करेगा कि आज बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, इंश्योरेंस सेक्टर में कैसे बहुत सारे हैकर्स आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मीडिएटर्स हैं जो कि फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, और आप उनका शिकार बन जाते हैं। कभी आपके अकाउंट से डायरेक्टली पैसा कट जाता है, कभी आपसे फोन पे पिन्स पूछे जाते हैं तो आप बता देते हैं, फिर आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। तो यहाँ पर जो भी स्पूफिंग हो रही है, जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं आपके अकाउंट्स को लेकर, उसके लिए आपको लर्निंग देने की काम करी जाएगी सीसेम नाम के इस प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसे सेतु नाम की कंपनी ने लॉन्च किया है। इंडियन आर्मी के द्वारा एक नई यूनिट बनाई जा रही है। इस यूनिट का नाम होगा OP4। इस OP4 का मतलब क्या है? तो इसका पूरा मतलब है अपोजिंग फोर्सेस। अब देखिए है क्या, भारतीय सेना ये चाहती है कि हम एक ऐसी यूनिट बनाएं जिसके अंदर हमें स्ट्रेंथ का पता हो कि किस तरीके का ऑपरेशन है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये ऑपरेशन है तो ये यूनिट हमारी बेहतर होगी। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए कि आप पुराने टाइम में देखते थे रामायण महाभारत में, तो वहां पर लोगों को पता होता था कि इस तरीके का अगर अटैक हुआ है तो कौन सा बाण फेंकना है, इस तरीके का अटैक है तो कौन सा तीर चलाना है। तो उसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो यूनिट्स हैं फोर्सेस की,
उनकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे गरुड़ कमांडोज हैं, तो जो गरुड़ कमांडोज हैं ये इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल फोर्सेस कमांडोज हैं। ये स्काई में ऑपरेशंस को परफॉर्म बहुत ही बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, अगर हवा में कोई भी ऑपरेशन हो। उसी तरीके से जो मार्कोस हैं ये इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्सेस हैं, ये पानी के अंदर डेडली ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। और उसी के अंदर अगर देखा जाए आर्मी में तो वो पैरा एसएफ है, ठीक है, जो कि ग्राउंड पे रहकर ऑपरेशंस को सबसे बढ़िया तरीके से ट्रिगर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो OP4 है ये एक ऐसी यूनिट बनाई जाएगी जिसमें एनएसजी के भी कमांडोज हो सकते हैं, गरुड़ भी हो सकते हैं, मार्कोज हो सकते हैं, पैराज हो सकते हैं, और उनकी एक ऐसी यूनिट बनाई जाएगी, अलग अलग यूनिट्स, जिनको जब जरूरत पड़े तो दुश्मन के उसी ऑपरेशन के अंतर्गत ट्रिगर किया जा सके। हालांकि इस पे अभी फाइनल अप्रूवल आना बाकी है, चर्चा चल रही है, इस पर मोहर लगते ही ये ऑपरेट हो जाएगी। आपको बता दूं इस तरीके की फोर्सेस यूएस बहुत पहले ही बना चुका है, आज से 4-5 साल पहले। तो अब भारत को भी बनाने की जरूरत है। और समर ऑफर चल रहा है इस टाइम पे एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में, फ्लैट 30% ऑफ है। जीएस का फाउंडेशन बैच आप किसी भी एग्जाम के लिए मेरा परचेज कर सकते हैं एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। इस बार का आप सीपीओ, एमटीएस या सीएचएसएल दे रहे हैं तो ये डुओ बैच आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इस डुओ बैच में मैंने जीएस जीके कंप्लीट किया है, साथ में कंप्लीट रीजनिंग भी आपको मिल जाती है। यहाँ पर फुल सिलेबस आपका कवर्ड है, और इन बैचेस के डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप मेरा जीएस जीके का कंप्लीट फाउंडेशन भी अवेल कर सकते हैं, जिसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर सब कुछ कवर किया हुआ है। साथ में 1 लाइनर का क्रैश कोर्स और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज भी कवर किए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप सब्जेक्ट वाइज भी अवेल कर सकते हैं, और कंप्लीट बैच चाहें जिसमें जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश सब कुछ है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो आप इसे भी अवेल कर सकते हैं। वेरियस ऑप्शन है आपके पास, एक बार आप ऐप में जाके देख सकते हैं। ऑफर चल रहा है, इस समर ऑफर को अवेल कर लीजिए। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आपको बताना है कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी गई थी? वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर माइक्रो प्रोसेसर? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।